नमस्कार प्यारे साथियों, यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम संविधान सीरीज की इस वीडियो में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे और हम यह जानेंगे कि हमारे संविधान में संशोधन कैसे होता है। हम इस वीडियो में डिटेल्ड तरीके से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अध्ययन करने वाले हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि 368 के अधीन संविधान संशोधन के इतर भी एक संविधान संशोधन होता है। इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा संविधान लचीला है या कठोर है या इन दोनों का मिश्रण है, हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम पूरी प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन करेंगे और साथ ही हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को देखेंगे, जैसे 101वां संशोधन जीएसटी और आप जानते हैं 103वां संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण और हाल ही में महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित 106वां संविधान संशोधन। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हम इस वीडियो में न केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे बल्कि हम डिटेल्ड तरीके से कुछ संविधान संशोधनों को भी देखने वाले हैं। दोस्तों, हमें फॉलो क्यों करें? आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम आईडी यूपीएससी लर्निंग पॉइंट पे हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, एक संक्षिप्त अध्ययन कि कैसे संविधान संशोधन विधेयक शुरुआत से लेकर अंत चरण तक अपनी प्रक्रिया या यात्रा पूरी करता है। तो सबसे पहले जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वह किसी भी एक सदन में प्रतिस्थापित या फिर पुनः स्थापित किया जा सकता है, यानी वो किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसे कोई भी सदस्य, चाहे प्राइवेट मेंबर बिल हो या फिर सरकारी सदस्य हो, प्रस्तुत कर सकता है। आगे हम डिटेल तरीके से देखेंगे। जब विधेयक किसी सदन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उस सदन के द्वारा, यानी कि प्रथम सदन के द्वारा पारित किया जाएगा विधेयक को और दूसरे सदन को भेजा जाएगा और द्वितीय सदन भी विधेयक को पारित करेगा। उसके बाद में विधेयक अगर संघीय प्रावधान से संबंधित है तो उसमें आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन करना आवश्यक होता है। और यदि विधेयक संघीय प्रावधान से संबंधित नहीं है तो ऐसे विधेयक को जब द्वितीय सदन पारित करता है तो राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही विधेयक अधिनियम बन जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि द्वितीय सदन है वह किसी भी प्रकार से संशोधन प्रस्तावित कर दे तो ऐसी दशा में वह विधेयक पुनः प्रथम सदन में जाएगा और पहले सदन के द्वारा फिर से विधेयक पारित किया जाएगा। फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। वही अगर विधेयक संघीय प्रावधान से संबंधित होगा तो वह राज्यों के अनुसमर्थन के लिए जाएगा, अदरवाइज राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही विधेयक एक्ट में बदल जाता है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ये है आपके संविधान संशोधन की संक्षिप्त प्रक्रिया। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो संविधान संशोधन है वह विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ संविधान संशोधन जो 368 से पृथक संशोधन है वह साधारण बहुमत से भी पारित किया जाता है, परंतु सामान्यतः विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तो दोस्तों, संविधान में जो संशोधन है उसको दो प्रकारों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला प्रकार है 368 के अधीन संशोधन, जो अभी प्रोसेस हमने देखा। दूसरा प्रकार है 368 से बाहर के संशोधन, यानी ऐसे संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 के अंदर में नहीं आते हैं। तो ये हो गए 368 के बाहर होने वाले संविधान संशोधन। और जो संविधान संशोधन 368 के अधीन आते हैं वे कौन से हैं और 368 से बाहर संशोधन क्या हैं, इसके अध्ययन हम करेंगे। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जो आर्टिकल 368 के अधीन संशोधन है, 368 के अधीन संशोधन है, यह विशेष बहुमत से पारित होता है। विशेष बहुमत से पारित होता है। जबकि दूसरी तरफ आप देखो कि जो अनुच्छेद 368 से बाहर के संशोधन है वह साधारण बहुमत से पारित होता है। साधारण बहुमत से पारित होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 368 के अधीन संशोधन है जो विशेष बहुमत से पारित होता है, इसमें भी दो प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं। एक वैसे हैं कि जो सामान्य संविधान संशोधन है वहाँ पे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन दूसरा वर्ग है इसी के अधीन कि आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन की आवश्यकता, यानी कि यदि जो है वह विधेयक संघीय मामलों में परिवर्तन से संबंधित है, यानी कि संघीय मामलों से संबंधित है तो उसमें
आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। 1/2 राज्य जो है वह उनके अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे जो 368 से बाहर के संविधान संशोधन है, यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 368 से बाहर के कौन से संविधान संशोधन हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो, जो राज्यों का गठन एवं मतलब नए राज्यों का गठन, उनके क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में जो परिवर्तन से संबंधित विधेयक है वह साधारण बहुमत से पारित होता है। यानी कि इसे अनुच्छेद 2 व 3 के तहत संशोधन कह सकते हो। अनुच्छेद 2 व 3 के तहत संशोधन कह सकते हो। जो दूसरा वर्ग है वह है नागरिकता से संबंधित संशोधन। नागरिकता संशोधन यानी अनुच्छेद जो है 11 के तहत जो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है वह भी साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अभी जैसे आप देख सकते हो कि हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो कि काफ़ी विवादों में था या काफ़ी सुर्खियों में था, यह भी संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया गया था। और यहाँ पे राज्यों के गठन संबंधी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो तेलंगाना राज्य का जो गठन है, तेलंगाना राज्य का गठन है 2014 में किया गया था। यह भी संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया गया था। और ये दोनों 368 के अधीन संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आते हैं। और यहाँ पे एक तीसरा जो वर्ग है, तीसरा जो संशोधन है कि राज्य विधानसभाओं का गठन, राज्य विधान सभा का गठन या इनका उत्सादन यानी इनको समाप्त करना, इनको भंग करना, यह भी संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 169 में इसकी व्यवस्था, आर्टिकल 169 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। तो जो 368 के बाहर संशोधन होते हैं वो साधारण बहुमत से पारित होते हैं, प्लस सामान्य विधायी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। जैसे हमारे संसद में कानून बनाने के लिए सामान्य विधायी प्रक्रिया होती है जिसमें साधारण बहुमत से कोई विधेयक पारित किया जाता है और वह कानून बन जाता है, वैसे ही 368 के बाहर जो संविधान में संशोधन है वह सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 368 के अधीन संविधान संशोधन। तो आपको हमने बताया कि यहाँ पे दो प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं। एक वे संशोधन जो केवल विशेष बहुमत से पारित होंगे और दूसरा वे संविधान संशोधन जो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा पारित होते हैं। अब यहाँ पे याद रखिए कि जो 368 के बाहर संविधान संशोधन साधारण बहुमत होगा, यहाँ पे जितने भी लोगों ने वोटिंग करा उनका एक सामान्य बहुमत, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 240 लोगों ने अगर वोटिंग किया है तो यहाँ पे साधारण बहुमत 120 हो जाता है। और 120 मेंबर्स अगर पक्ष में है यानी +1 121 मेंबर्स अगर पक्ष में हैं तो ये संविधान संशोधन पारित हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो आर्टिकल 368 के अधीन संविधान संशोधन है यहाँ पे विशेष बहुमत की रिक्वायरमेंट होती है। और जो 368 में विशेष बहुमत है वह क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो जो विशेष बहुमत 368 के अधीन है वह है 2/3 बहुमत। क्या है? 2/3 बहुमत। अब जो ये 368 के अधीन विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत का आंकड़ा है उसमें ऐसा नहीं है कि केवल 2/3 बहुमत, इसमें दो चीज़ हैं। एक तो ये है, सबसे पहला शर्त ये है कि जितने भी लोग उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 बहुमत हो। और दूसरा शर्त ये है कि कुल सदस्य जितने भी हैं, कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत हो, कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो। तो यहाँ पे ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी अनिवार्य है, तभी विशेष बहुमत से किसी विधेयक को पारित होना माना जाएगा। जो कुल सदस्यों का बहुमत है उसको आप ऐसे कह सकते हो कि जो टोटल मेंबर है उसका 50% + 1,
अब यहाँ पे देखते हैं कि विशेष बहुमत से विधेयक कैसे पारित होता है। जैसे मान लीजिए कोई बैठक हुआ, वहाँ पे कोई विधेयक पारित किया गया। अब यहाँ पे बैठक में वैसे तो हमारे संसद में 543 मेंबर्स है, 543 मेंबर्स हैं, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे 420 लोगों ने मतदान किया। अब इन 420 का 2/3 बहुमत यानी कि 420 इंटू 2/3 इक्वल टू 280, तो 280 मेंबर्स अगर इसके पक्ष में वोट देते हैं तो यह हो जाएगा 2/3 बहुमत का पहला आंकड़ा। जबकि दूसरा आंकड़ा है कुल सदस्य संख्या के बहुमत का, जो कि 50% + 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 543 का 50% + 1 या 50% से अधिक होता है 27। तो यहाँ पे अगर 280 लोगों ने इसके पक्ष में मतदान दिया है तो ये 270 भी पूरा हो जाता है। अब मान लीजिए एक दूसरी दशा लेते हैं कि जहाँ पे किसी विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पे मतदान हो रही है, वहाँ पे टोटल सदस्य मान लेते हैं 360 मेंबर्स जो है वहाँ भाग लेते हैं, और इन 360 मेंबर्स ने जो भाग लिया या मतदान किया, इनका 2/3 कितना होगा, वह होगा 240। अब 240 लोगों ने इसके पक्ष में मतदान तो कर दिया, यानी 2/3 बहुमत का आंकड़ा पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पे जो कुल सदस्य संख्या का बहुमत है वह पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि मिनिमम आपके 272 होने चाहिए, तभी यह साधारण बहुमत के दूसरे आंकड़े को पूरा करेगा। इसलिए आपको याद रखना है कि ये दोनों मानक एक साथ पूरे होने चाहिए, और पहले मामले में दोनों मानक एक साथ पूरे हो रहे थे, इसलिए विधेयक पारित मान लिया जाएगा। अभी हम देखेंगे 368 के अधीन वे संविधान संशोधन जो राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो कौन से ऐसे संशोधन हैं जहाँ पे राज्यों के अनुसमर्थन की ज़रूरत होती है? राज्यों का अनुसमर्थन कहाँ पे आवश्यक होगा? तो यहाँ पे जब संघीय मामलों से संबंधित कोई विधेयक होता है, यानी संघीय मामले से संबंधित विधेयक, तो वहाँ पे आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होता है। अब यहाँ पे जो आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन होगा वह कैसा होगा? वह साधारण बहुमत से किया जाएगा। राज्य विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य की विधानसभा के द्वारा। यहाँ पे संघीय मामले से संबंधित ऐसे कौन से विधेयक हैं, हम एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो अभी जैसे GST, अभी 101वां जो संशोधन किया गया, इस संशोधन के तहत GST को लागू किया गया, और GST कर ढांचे में परिवर्तन से संबंधित विषय थे, जो कि समवर्ती सूची से संबंधित विषय है। ऐसे में इसके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता हुई, और यहाँ पे आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन जब हुआ तब GST अधिनियम लागू किया गया। ऐसे ही अभी 97वां संविधान संशोधन 97th संशोधन के द्वारा सहकारी समिति से संबंधित एक मामला था, जहाँ पे सहकारी समितियों के गठन का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। यहाँ पे राज्यों के अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि जो राज्य सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है, राज्य सहकारी समिति से संबंधित जो प्रावधान है वह राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची के विषय में कभी भी अगर कोई परिवर्तन करना है तो वहाँ पे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 97वें संशोधन के मामले में राज्य सहकारी से समिति से संबंधित प्रावधानों को तब तक के लिए शून्य घोषित कर दिया जब तक कि आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त ना हो जाए। तो जब भी संघीय मामले से संबंधित कोई विधेयक होगा, जैसे कि राष्ट्रपति की मतदान या चुनाव प्रक्रिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से संबंधित कोई मामला हो जाए, या फिर जो विषयों का आवंटन है उसमें कोई परिवर्तन करना है, यानी समवर्ती सूची से कोई विषय उठा के केंद्र में डालना है, या फिर राज्य सूची से समवर्ती सूची में डालना है, तो ऐसे कोई विषय होगा जिसे आप कह सकते हो कि केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का आवंटन या विभाजन से संबंधित कोई विषय होगा, तो उसमें आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होगा। या फिर कह दें 7वें अनुसूची से संबंधित कोई विषय होगा,
तो राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होगा। 7वीं अनुसूची, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो शक्ति है उसमें कोई परिवर्तन से संबंधित कोई विधेयक होगा तो वहाँ पे आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होगा। या फिर कह दें आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया में स्वयं में अगर कोई परिवर्तन लाना है तो वहाँ पे भी राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ पे देखा किन मामलों में राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, तो ये सारे मामले हैं जहाँ पे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, और इनसे इतर जितने भी मामले होंगे वहाँ पे 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा, लेकिन राज्यों के अनुसमर्थन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर राज्यों का जो अनुसमर्थन होता है वह साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है और राज्य विधानसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है। कितने राज्य विधानसभा द्वारा? तो आधे से अधिक राज्य विधानसभा के द्वारा। अब हम मेंस का एक प्रश्न देखते हैं कि जैसे आपके सामने कोई प्रश्न आ जाए कि हमारा संविधान लचीला है या कठोर है, या हमारा संविधान जो है कठोरता व नम्यता के बीच एक उचित संतुलन को प्राप्त करता है, या फिर ऐसा कोई मेंस का आपके सामने प्रश्न आ जाए तो आप उस उत्तर को कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे जो संविधान की कठोरता वाला गुण है उसको हम लिखेंगे और जो संविधान के लचीला गुण है उसको हम लिखेंगे। तो अभी हमने जैसे कि देखा कि कुछ संविधान में संशोधन है जो 368 के अधीन नहीं आते हैं, तो वे साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं, यानी कि जो 368 के इतर हैं, 368 से बाहर वाले संशोधन, ऐसे संशोधन जो 368 में नहीं आते हैं वह सामान्य बहुमत से पारित किए जाते हैं। दूसरी तरफ विशेष बहुमत से पारित किए जाने वाले संशोधन जो 368 के अधीन आते हैं, तो ऐसे संशोधन जो 368 के दायरे में आएंगे उनमें विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। और कभी कभी ऐसे होगा कि संघीय मामले से संबंधित विषय हैं तो आधे राज्यों का या उससे अधिक राज्यों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, तो ये काफ़ी टफ प्रक्रिया हो जाती है। तो अभी हमने विशेष बहुमत को देखा, तो ये भी एक टफ प्रक्रिया होती है, क्योंकि विशेष बहुमत में हमने 2 मानक देखा। सबसे पहला मानक ये देखा कि 2/3 बहुमत का आंकड़ा पूरा हो, और दूसरा मानक हमने देखा कि जो टोटल मेंबर्स हैं उस सदन के, उसका आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन हो। और ये दोनों मानक जब एक साथ पूरा होगा तब ये विशेष बहुमत से पारित माना जाएगा। तो इसलिए जो संविधान में संशोधन विशेष बहुमत से होते हैं वह संविधान की कठोरता को निर्धारित करते हैं, और जो संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं वो संविधान के लचीलेपन को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे उसी पॉइंट को आप लिख लो कि ये संविधान की कठोरता को निर्धारित करते हैं और ये संविधान के लचीलेपन को निर्धारित करते हैं, संविधान का लचीलापन। तो भारतीय संविधान के मामले में एक डिस्प्यूट रहा है हमेशा के लिए कि भारतीय संविधान कठोर है या लचीला है। मेंस में प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि हमारा संविधान ना तो कठोर है ना ही फ्लेक्सिबल है, अपितु इनके बीच में संतुलन है। तो आप इस पॉइंट्स को जो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि कौन से संशोधन 368 के अधीन संशोधन किए जाते हैं और कौन से बाहर होते हैं संशोधन, तो ऐसे सारे प्रावधान को यहाँ पे आप लिखते हुए डिटेल तरीके से चर्चा करिए और साथ में बताइए कि हमारे संविधान में दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, यानी कि हमारा संविधान ना ब्रिटेन के समान एकदम लचीला है और ना अमेरिका के समान एकदम कठोर है, अपितु इनके बीच में एक संतुलन को प्राप्त करता है, और इस संतुलन के कारण ही भारतीय संविधान को एक पृथक महत्व प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन को आप अपना पेपर पे लिखने का प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अभी हम 368 के अधीन जो संशोधन होता है, संविधान में संशोधन, जिसकी प्रक्रिया को हमने संक्षिप्त तरीके से देखा था, इसको थोड़ा और डिटेल्ड में देखते हैं ताकि प्रीलिम्स वगैरह में जब कभी क्वेश्चन बने तो आपसे वो गलती होने की गुंजाइश ना रहे। तो जो 368 के अधीन संशोधन होता है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले विधेयक को किसी सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है, पूरे स्थापन किया जाता है। तो यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है कि किस सदन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। यानी कि यहाँ पे धन विधेयक जैसा कोई मामला नहीं है कि विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा।
अपितु संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे तो याद रखना ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये मंत्री के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है और गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कभी एग्जाम में अगर पूछे कि क्या संविधान संशोधन विधेयक केवल सरकार के द्वारा या केवल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, तो बोलेंगे नहीं, इसे मंत्री के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है और गैर सरकारी सदस्य के द्वारा प्राइवेट मेंबर्स बिल के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। मान लीजिए एक कथन पूछ लें कि संविधान संशोधन प्राइवेट मेंबर्स बिल के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो एक कथन गलत होगा, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में संविधान संशोधन को प्रस्तुत किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर कोई पूछे कि क्या राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जैसे धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, यहाँ पे संविधान संशोधन के विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम यहाँ 368 के अधीन संशोधन देख रहे हैं, इसलिए जब विधेयक प्रस्तुत होगा सदन में चर्चा होगी और वह दोनों सदनों द्वारा पृथक रूप से पारित किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए पहला सदन है, अगर वहाँ से यह विधेयक पारित हो जाएगा तो वह दूसरे सदन को जाएगा, और जब दूसरा सदन है वह भी पारित करेगा, तब विधेयक क्या होगा, अभी विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा, अभी राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जब राष्ट्रपति अनुमति देगा, साइन करेगा, तब वह विधेयक पारित हो जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिए कि हमारे संविधान के आर्टिकल 79 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि जो संसद का निर्माण होगा वह लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर किया जाएगा। तो ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करती हैं। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा व राज्यसभा संसद है, लेकिन आर्टिकल 79 के अनुसार जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा, राज्यसभा के साथ में राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। हमारे संविधान के अंदर ऐसी व्यवस्था लिखी गई है आर्टिकल 79 के अंडर। अब यहाँ पे जो विशेष बहुमत से पारित होगा, अभी हमने देखा यहाँ पे दो मानक हैं। एक हो गया कि जो मतदान देने वाले टोटल सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, और दूसरा जो कुल सदस्य हैं उनका बहुमत होना चाहिए, कुल सदस्य का बहुमत होना चाहिए। और ये बहुमत कितना होगा, 50% + 1, 50% + 1। अब ये याद रखिए कि दोनों सदनों द्वारा विधेयक को अलग अलग पारित किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि विधेयक पारित होने में कोई डिस्प्यूट होगा, तो यहाँ विवाद पर किसी भी प्रकार से संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ये पॉइंट आप एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखिए, क्योंकि अगर आपसे ये कथन पूछे कि संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, तो यह एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा, गलत कथन होगा, क्योंकि संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि आपको ये पॉइंट पता होगा कि जो संयुक्त बैठक होती है वहाँ पे लोकसभा व राज्यसभा एक साथ बैठती है और विधेयक को पारित करती है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे संयुक्त बैठक होती है, वहाँ लोकसभा सुपीरियर हो जाती है। इसलिए संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा को समान अधिकार देते हुए संयुक्त बैठक की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब यहाँ एक पॉइंट और बनता है कि जैसे मान लीजिए पहले सदन ने विधेयक पारित किया और दूसरे सदन में गया, दूसरे सदन ने क्या किया, कोई संशोधन ला के रख दिया। वो दूसरा सदन बोल रहा है कि ये वाला संशोधन आप करो तब विधेयक पारित होगा। तो यहाँ पे आपको याद रहे कि दोनों सदन को समान अधिकार है। अगर दूसरा सदन यह बोले कि इस प्रावधान में कोई संशोधन करना है, तो वह पहले सदन को वापस भेजेगा, और फिर पहले सदन के द्वारा यदि संशोधन के साथ पारित कर दिया जाता है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा। और यदि पहला सदन संशोधन को स्वीकार नहीं करता है तो विधेयक में डिस्प्यूट हो जाएगा और पारित नहीं होगा। और आपको अभी हमने बताया कि कभी भी डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा, तो कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, क्योंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है। इसके बाद अगर मान लीजिए दोनों सदनों से जब एक समान विधेयक पारित होगा, जैसे मान लीजिए दूसरे सदन ने अगर संशोधन के साथ पारित किया तो संशोधन के साथ पहले सदन द्वारा पारित करना पड़ेगा, या फिर पहले सदन ने कोई संशोधन फिर से प्रस्तावित कर दिया तो दूसरे सदन द्वारा उसको, मतलब जब दोनों सदन से समान विधेयक पारित हो जाएगा,
एक विधेयक पर दोनों सदन का समान मत हो जाएगा तब वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जैसे ही राष्ट्रपति अनुमति देगा वह विधेयक जो है वह अब विधेयक ना रहकर क्या बन जाएगा, वह एक्ट बन जाएगा, यानी कि अधिनियम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर संघीय प्रावधान से संबंधित कोई विधेयक होता है तो वहाँ पे आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन के लिए जाता है। अभी हमने पीछे स्पष्ट किया है। और ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं, ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं, अभी हमने देखा कि अगर विषयों के आवंटन से संबंधित कोई मामला हो, विषयों का आवंटन, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की से संबंधित सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से संबंधित कोई विषय है, या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विषय है, या फिर आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में कोई परिवर्तन या स्वयं संशोधन अगर करना हो, तो ऐसे सारे विधेयक में क्या है, आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होता है। राज्यों का अनुसमर्थन, अभी हमने पीछे इसको अध्ययन किया कि अनुसमर्थन जो होगा वह साधारण बहुमत से होगा और राज्य की विधानसभा के द्वारा ऐसा अनुसमर्थन किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आधे से अधिक राज्यों ने समर्थन नहीं किया तो ऐसे विधेयक लागू नहीं होंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 97 संशोधन के संदर्भ में ऐसा डिसीजन दिया है कि जहां पे राज्य सहकारी समिति से संबंधित प्रावधानों को शून्य घोषित किया है। लेकिन एक बात याद रखिए कि 97 जो संशोधन है उसमें बहुत सारे प्रावधान थे, तो और प्रावधान शून्य नहीं हुआ है, केवल उसका एक छोटा सा भाग निष्प्रभावी हुआ है जो संघीय मामलों से संबंधित विषय है। तो जो 97 संशोधन है या सहकारी समिति से संबंधित जो प्रावधान है अभी भी वैसे के वैसे लागू हैं, कुछ एक प्रावधान को छोड़कर। अब यहाँ पे मान लीजिए कि संघीय मामले से संबंधित विधेयक है, आधे से अधिक राज्यों ने समर्थन भी कर दिया है, तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जैसे ही उस पर साइन करता है वैसे ही वह अब जो विधेयक था वह एक एक्ट बन जाता है। विधेयक चेंज होके एक एक्ट बन जाता है, यानी कि अधिनियम बन जाता है या विधेयक का अधिनियमन हो जाता है या संविधान का भाग बन जाता है। अब एक सवाल बनता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 24th संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर कोई भी वीटो प्राप्त नहीं किया गया, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा अनुमति बाध्यकारी कर दिया गया। यानी कि जो राष्ट्रपति को वीटो प्राप्त है कि किसी विधेयक को चाहे तो वह वापस कर सकती है एक बार पुनर्विचार के लिए, वह संविधान संशोधन विधेयक के मामले में अप्लाई नहीं होती। ये बात आप याद रखिएगा। ये व्यवस्था 1971 के 24वें संविधान संशोधन के तहत की गई है। तो अगर प्रश्न पूछे कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो करने का कोई अधिकार प्राप्त है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, याद रखिए। यूपीएससी व स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी में अक्सर संविधान संशोधन की इस प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपका प्रश्न गलत नहीं होने पाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट को रिवीजन करते हैं। अभी हमने देखा कि संविधान संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जैसे धन विधेयक में होती है कि राष्ट्रपति का पूर्वानुमति होगा तभी प्रस्तुत किया जाएगा, परंतु संविधान संशोधन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं है। दूसरा, अगर कभी डिस्प्यूट हो, विवाद हो, तो विवाद की दशा में संविधान संशोधन पे किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तीसरा, कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन में वीटो प्राप्त नहीं है, यानी राष्ट्रपति को कोई भी वीटो प्राप्त नहीं है, और यह 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके बाद राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त है। आप एकदम ये पॉइंट याद रखिए, चारों पॉइंट, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से आपको प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, तो ये पॉइंट याद रखिए। तो आइए हम यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं जो हालिया संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं। तो सबसे पहले है 100वां संविधान संशोधन। 100वां संशोधन जो कि 2015 में किया गया था
और इस संशोधन के तहत बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया था। बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता किया गया था। तो 100वें संशोधन के द्वारा जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, इसके द्वारा बांग्लादेश के साथ सीमा का आदान प्रदान किया गया था और सीमा को थोड़ा सा वह स्पष्ट बनाने का प्रयास किया गया था, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है वो काफ़ी आड़ा टेढ़ा था। तो इसमें कुछ सीमा को सीधा करने का ऐसा प्रयास किया गया था। दूसरा 101वां संविधान संशोधन है जो कि 2016 में किया गया था। इसके तहत जीएसटी को लागू किया गया था। अभी हमने बताया कि यह संविधान संशोधन संघीय ढांचे से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे जो कर अधिकार हैं राज्यों का वह प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए 101वें संशोधन अधिनियम को आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता हुई थी और आधे से अधिक राज्यों ने अनुसमर्थन किया था, तो यह लागू किया गया। इसके तहत आर्टिकल 246A जोड़ा गया तथा आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद को शामिल किया गया हमारे संविधान में। तो आप याद रखिए, अभी आपसे एग्जाम में पूछे कि जीएसटी परिषद किस प्रकार का निकाय है, तो याद रखिए यह एक संवैधानिक निकाय है। अगर बोल दे कि यह एक वैधानिक निकाय है तो वह एक स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर इसके बाद है 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में लागू किया गया और यह एनसीबीसी से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, इसको संवैधानिक मान्यता देने के लिए यह अधिनियम या यह संशोधन लाया गया। इसके तहत अनुच्छेद 338B के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया, यानी 338B में इसे शामिल किया गया तथा 342A को शामिल किया गया जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रावधान करता है। फिर इसके बाद आता है 103वां संशोधन जो 2019 में किया गया। यह EWS को 10% आरक्षण से संबंधित है। इसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई और अनुच्छेद 15(6) व 16(6) जोड़ा गया। इसके तहत इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% का जो है वह रिजर्वेशन प्रदान किया गया और यह आर्थिक आधार पर संविधान के तहत पहली बार आरक्षण की व्यवस्था आज़ादी के बाद की गई। फिर इसके बाद देखते हैं 104वां संविधान संशोधन किया गया 2020 में। इसके तहत SC/ST आरक्षण को 10 वर्ष तक विस्तारित किया गया तथा इसके तहत जो एंग्लो इंडियन को आरक्षण प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया गया। फिर इसके बाद 105वां संविधान संशोधन किया गया 2021 में। इसके तहत राज्यों को OBC के वर्गीकरण का अधिकार पुनर्बहाल किया गया, क्योंकि हुआ ये था कि जो आपका 102वां संविधान संशोधन किया गया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पिछड़ा वर्ग घोषित करने की शक्ति केंद्र के हाथ में चली गई। तो राज्यों के इस विरोध के कारण संसद को संविधान में पुनः संशोधन करके राज्यों को OBC के वर्गीकरण के अधिकार की पुनर्बहाली करनी पड़ी, यानी कि राज्यों को पुनः शक्ति प्रदान की गई कि आप OBC घोषित कर सकते हो। इसके बाद 106वां संशोधन है जो कि 2023 में लागू किया गया। इसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई और यह संसद व राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% की आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो यह अधिनियम लोकसभा, राज्य विधानसभा जिसको पॉपुलर लोकप्रिय सदन बोलते हैं, उसमें 1/3 आरक्षण 1/3 यानी 33% आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसके तहत हमारे संविधान में 330A, 332A व 334A जोड़ा गया और यह आरक्षण 330A के तहत लोकसभा में, 332A के तहत राज्यों की विधानसभाओं में, 334A के तहत इस आरक्षण की वैधता को 15 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये है हमारे कुछ हालिया संविधान संशोधन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप इन संशोधन को याद रखिए
और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें व कमेंट में आप अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं तथा हमसे हमारी टेलीग्राम आईडी यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल से जुड़े, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।